हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 4 और 6 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक सेकंड पॉलिसी इश्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 5 के बारे में। तो अगर जो बच्चे यूनिट वाइज पढ़ रहे हैं तो यूनिट वाइज जो है ये यूनिट नंबर 3 का लेसन नंबर 1 है, वैसे ही लेसन नंबर 5 है और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 हमें व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। जो हमारा आज का कंसेप्ट है वो है, एक तो हम बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की, जिसमें क्या था इश्यूज इन ओपन इकोनॉमी कि ओपन इकोनॉमी में किस किस प्रकार के इश्यूज आते हैं। और इस यूनिट में जो हम लेसन नंबर 1 पढ़ रहे थे ओपन इकोनॉमी मंडल फ्लेमिंग मॉडल, तो इसमें हमने ओपन इकोनॉमी भी देखी, क्लोज इकोनॉमी भी देखी, ठीक है, और भी बहुत सी चीजें देखी और भी बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए। लेकिन आज की वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम क्या है, मंडल फ्लेमिंग मॉडल। अब इसको समझते हैं। तो मंडल फ्लेमिंग मॉडल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो मंडल फ्लेमिंग मॉडल क्या समझाता है वो देखते हैं यहाँ पे। तो मॉडल इलस्ट्रेट्स द शॉर्ट टर्म इंटरप्ले बिटवीन अ नेशंस नॉमिनल एक्सचेंज रेट एंड आउटपुट। तो ये जो मॉडल है ये कहीं ना कहीं इलस्ट्रेट करता है एक तो शॉर्ट टर्म इंटरप्ले, वो भी किसके बीच में, एक तो नेशन के नॉमिनल एक्सचेंज रेट के बीच में और आउटपुट के बीच में, यानी कि एक्सचेंज रेट के बीच में और आउटपुट के बीच में क्या रिलेशन है वो कहीं ना कहीं मंडल फ्लेमिंग मॉडल दिखाने की कोशिश करता है। तो थोड़ा डिस्कस करते हैं कि एक्सचेंज रेट में और आउटपुट के लेवल में क्या यहाँ पे रिलेशन होगा। तो हम सबने एक चीज देखी थी कि एक्सचेंज रेट में और नेट एक्सपोर्ट में नेगेटिव रिलेशन था, है ना, इनवर्स रिलेशन था कि अगर एक्सचेंज रेट कभी भी बढ़ेगा तो उसके बढ़ने की वजह से क्या होगा, नेट एक्सपोर्ट जो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर एक्सचेंज रेट कम हो रहा है तो नेट एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो ये चीज होती है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि इसका मतलब पूरा एग्जांपल दूं जो मैंने समझाया भी था पिछली वीडियो के अंदर काफी डीप में, जहां पे हमने सिर्फ एक ही चीज डिस्कस करी थी कि एक्सचेंज रेट के बीच में, ठीक है, और जो हमारा यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट है उसमें क्या रिलेशन होता है, उसको मैंने काफी डीप में पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। लेकिन आज हम शॉर्ट में पढ़ेंगे उस चीज को कि जो नेट एक्सपोर्ट है, पहले बात करते हैं एक्सचेंज रेट। जब भी एक्सचेंज रेट कम होगा, यानी कि एक्सचेंज रेट हमारे यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया, तो हमारा नेट एक्सपोर्ट जो बढ़ जाता है। उसका एक मेन रीजन क्या है वो समझते हैं कि जब एक्सचेंज रेट हमारा कम होगा यानी कि लोगों को चीजें हमारी क्या लगेंगी, चीप लगेंगी, यानी कि एक्सचेंज रेट कम होगा तो चीजें चीप हो जाएंगी, चीजें चीप हो जाएंगी तो भाई हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को जब हमारे गुड्स के प्राइस सस्ते लगेंगे तब तो हमारे गुड्स की डिमांड करेंगे, तो हम नेट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्सचेंज रेट हमारा बढ़ जाता है, एक्सचेंज रेट बढ़ने की वजह से लोगों की चीजें हमारी क्या लगती है, एक्सपेंसिव, तो हमारा एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे कम हो जाएगा। तो मैं इस तरीके से एक बात और कह सकता हूँ कि तो भैया एक्सचेंज रेट का आउटपुट से रिलेशन बनता है। अगर हमारा एक्सचेंज रेट कम हुआ तो नेट एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, और नेट एक्सपोर्ट बढ़ने का मतलब क्या है कि हम जो है वो कहीं ना कहीं एग्रीगेट डिमांड जो है हमारी बढ़ रही है, यानी कि डिमांड कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रही है, क्योंकि तभी तो हम बोल सकते हैं कि नेट एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। और अगर एक्सचेंज रेट बढ़ गया तो नेट एक्सपोर्ट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और नेट एक्सपोर्ट कम होने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हमारी एग्रीगेट डिमांड कम हो चुकी है। तो ये रिलेशन होता है एक्सचेंज रेट के बीच में और एग्रीगेट डिमांड के बीच में। तो मैं कह सकता हूं कि एक्सचेंज रेट के का जो है वो सिर्फ नेट एक्सपोर्ट से नेगेटिव रिलेशन नहीं होता, एक्सचेंज रेट का एग्रीगेट डिमांड के साथ भी क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। तो वही चीज आज हमें पूरे इस टॉपिक में डिस्कस करनी है। तो आगे समझते हैं। तो जो मॉडल है मंडल फ्लेमिंग मॉडल, वो यहाँ पे क्या दिखाता है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट में और आउटपुट में क्या रिलेशन है। दिस मॉडल एक्सटेंड्स द क्लोज्ड इकोनॉमी, तो ये कहीं ना कहीं क्लोज्ड इकोनॉमी को एक्सटेंड करता है। ISLM मॉडल अडेप्टिंग इट फॉर एप्लीकेशन, जहां पे हम ISLM मॉडल को भी यूज करते हैं एप्लीकेशन होता है इन एन ओपन इकोनॉमी के अंदर। कंसीक्वेंटली इट इज रेफर टू बैलेंस ऑफ पेमेंट ISLM मॉडल, और इसको हम क्या रेफर करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट ISLM मॉडल। और बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात में वैसे तो ISLM मॉडल हम काफी बार पढ़ भी चुके हैं इस सीरीज के अंदर, लेकिन जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 6 के अंदर, यानी कि जो हमारा यूनिट नंबर 3 का लेसन नंबर 2 होगा, क्योंकि वो चैप्टर है ही हमारा किस चीज के बारे में, एक्सचेंज रेट के बारे में और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। अब समझते हैं आगे। तो यहां से एक पॉइंट आता है डेरिवेशन ऑफ IS इक्विलिब्रियम इन गुड मार्केट। तो हम जो है वो कहीं ना कहीं IS कर्व को कैसे डिराइव कर सकते हैं, और इक्विलिब्रियम इन गुड्स मार्केट क्या होता है, यानी कि कैसे गुड्स मार्केट में इक्विलिब्रियम अचीव की जाती है। तो इन एन ओपन इकोनॉमी, अब ओपन इकोनॉमी का मतलब यहाँ पे क्या है कि देखो हम सब जानते हैं वाई बराबर क्या होता है, AD, यानी कि इनकम बराबर है यहाँ पे क्या, एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। अब यहाँ से वाई का फंक्शन एक और बन सकता है C प्लस में I प्लस में G प्लस में NX, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड के फैक्टर कौन से, एक तो इसमें C भी आता है यानी कि कंजप्शन स्पेंडिंग, A हमारा क्या होता है इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, G हमारा गवर्नमेंट स्पेंडिंग, NX हमारा नेट एक्सपोर्ट। और ये जो है ना ये बनता है हमारा एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला,
ये एग्रीगेट डिमांड का क्या होता है, टोटल फॉर्मूला। एग्रीगेट डिमांड के मेन हमारे 4 फैक्टर्स होते हैं और ये किसमें होते हैं, ओपन इकोनॉमी के अंदर। हम यहाँ पे बात करें ओपन इकोनॉमी, क्यों, क्योंकि ओपन इकोनॉमी में ही हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी में कभी भी हम फॉरेन कंट्री के साथ किसी प्रकार का ट्रेड नहीं करते। तो इसलिए ये जो फंक्शन लिखा हुआ है एग्रीगेट डिमांड का, ये किसके लिए है, ओपन इकोनॉमी के लिए। अब यहां से अगर थोड़ा और ध्यान समझें, जो y बराबर है वो है CYD। अब जो y है, y तो हमारा क्या होगा, टोटल एग्रीगेट डिमांड। एक तो जो कंजप्शन है, किसका फंक्शन है, डिस्पोजेबल इनकम का। तो मतलब कंजप्शन डिस्पोजेबल इनकम का फंक्शन है, बिल्कुल। जिनको नहीं पता बता देता हूं, डिस्पोजेबल इनकम निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, इनकम माइनस में टैक्स हमारा क्या बन जाता है, डिस्पोजेबल इनकम बन जाता है। ठीक है, अगर आपके पास जो भी इनकम आई उसमें से आप टैक्स माइनस कर दो। सपोज करो किसी की इनकम मान लो 10 लाख रुपए है, लेकिन उसे 10 लाख में 1 लाख रुपए टैक्स भी भरना है, यानी कि टैक्स मान लेते हैं 10% टैक्स जाएगा। 10 लाख का 1 लाख टैक्स चला गया, कितना बच गया, 9 लाख रुपए। यानी कि 9 लाख रुपए वो रुपए हैं जो वो कहीं ना कहीं कंजप्शन में खर्च कर सकता है, अलग अलग गुड्स के, अलग अलग सर्विसेज के। 1 मिनट वेट करना, फिर हम डिस्कस करेंगे इस आगे का टॉपिक। पहले यहां तक उतार लो, ठीक है, 1 मिनट रुकना बस, फिर देखते हैं आगे का टॉपिक। चलो फिर अब हम आगे डिस्कस करते हैं। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि जो इनकम है वो हमारा फंक्शन बनता है डिस्पोजेबल, सॉरी कंजप्शन जो है फंक्शन बनता है डिस्पोजेबल इनकम का। जो ये कंजप्शन कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि हमारी डिस्पोजेबल इनकम कितनी है। और डिस्पोजेबल इनकम सिंपल क्या होता है, इनकम माइनस में टैक्स। क्योंकि जो पैसा टैक्स देने के बाद बचता है उसी को हम डिफरेंट गुड्स और डिफरेंट सर्विसेज को बाय करने में यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा आई है, यानी कि इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, वो डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। यानी कि पूरी ऑल ओवर इकोनॉमी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, यानी कि R इक्वल्स टू R स्टार, और जी तो हमको पता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और NX नेट एक्सपोर्ट। तो इट शोज दैट अ स्मॉल ओपन इकोनॉमी मॉडल एग्रीगेट डिमांड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंजप्शन फंक्शन। तो ये क्या शो करता है कि जो स्मॉल ओपन इकोनॉमी मॉडल है, ठीक है, जहां पे एग्रीगेट डिमांड वो क्या है, कॉम्बिनेशन है कंजप्शन फंक्शन का, अ फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। लेकिन किसका फंक्शन है, कंजप्शन फंक्शन भी फंक्शन बनता है डिस्पोजेबल इनकम का। इन्वेस्टमेंट वो फंक्शन किसका बनता है, रियल इंटरेस्ट रेट का, कि मार्केट में या फिर डोमेस्टिक इकोनॉमी में रियल इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, विच इन टर्न डिपेंडेंट ऑन वर्ल्ड रियल इंटरेस्ट। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है, जो डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट है वो भी कहीं ना कहीं डिपेंड करती है वर्ल्ड के रियल इंटरेस्ट रेट पे, यानी कि वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विच इज टेकन टू कांस्टेंट, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर में पे क्या मानते हैं, कांस्टेंट ट्रीट करके चलते हैं। एंड नेट एक्सपोर्ट इज अ फंक्शन ऑफ नॉमिनल एक्सचेंज रेट, और जो हमारा नेट एक्सपोर्ट है वो यहाँ पे किसका फंक्शन है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे इन सब चीजों का फंक्शन, और इन सब चीजों के बारे में बातें कि भाई कौन सा फंक्शन किसका है, कंजप्शन फंक्शन डिस्पोजेबल इनकम का, इनकम फंक्शन रियल इंटरेस्ट रेट का, ठीक है, जो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होता है ग्लोबल इंटरेस्ट रेट पे, जी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, NX नेट एक्सपोर्ट, और नेट एक्सपोर्ट किस पे डिपेंड करता है, एक्सचेंज रेट के ऊपर। बताया तो ऊपर ये भी कि एक्सचेंज रेट में और नेट एक्सपोर्ट में इनवर्स रिलेशन देखने को मिलता है। तो ये सब होगी हमारी ये सारी बातें। अब आगे समझते हैं। तो ये फिगर ए है, ये फिगर हमारा यहाँ पे क्या है, बी है, और ये फिगर सी है। अब इनके हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे पहले, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से, कि कैसे कैसे इक्विलिब्रियम में चेंज हो रहा है उसके हिसाब से। मतलब जैसे ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट है, ये नेट एक्सपोर्ट है। पहले थोड़ा फिगर ए के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर मैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट को देखूं और नेट एक्सपोर्ट को देखूं, तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट में और नेट एक्सपोर्ट में क्या रिलेशन मिलता है भाई, नेगेटिव रिलेशन मिलता है ना। कि अगर नॉमिनल एक्सचेंज रेट हमारा बढ़ता है तो जो हमारा नेट एक्सपोर्ट है वो क्या हो जाएगा, NX नॉमिनल एक्सचेंज रेट। एक मिनट, यहाँ पे एक्सचेंज रेट कैसे लिखता हूं ना, EX। एक्सचेंज रेट अगर बढ़ता है हमारा तो जो हमारा नेट एक्सपोर्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमारा एक्सचेंज रेट कम होता है तो नेट एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। तो ये होता है हमारा नेगेटिव रिलेशन। वही चीजें शो भी कर रहा है, क्योंकि देखो ये नेगेटिव स्लोप है ना, यहाँ पे यही शो कर रहा है कि जब हमारा इवन था नॉमिनल एक्सचेंज रेट तो हम सिर्फ NX1 क्वांटिटी को एक्सपोर्ट कर पा रहे थे। जैसे ही एक्सचेंज रेट इवन से E2 हुआ, यानी कि कम हो गया, हमारा नेट एक्सपोर्ट बढ़ गया, NX1 से NX2 की तरफ शिफ्ट कर गया, ये हमारा नेट एक्सपोर्ट। और इसलिए कहीं ना कहीं ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। यहीं से हमारा डिराइव होता है ISR कर्व, इसकी रिलेशन की हेल्प से वो हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो इन फिगर ए, नेट एक्सपोर्ट कर्व हैज शोइंग इनवर्स रिलेशन बिटवीन नॉमिनल एक्सचेंज रेट एंड नेट एक्सपोर्ट। तो फिगर ए जो है वो सिर्फ इतनी बात बता रहा है कि जो हमारा नेट एक्सपोर्ट है और जो हमारा नॉमिनल एक्सचेंज रेट है, इन दोनों में इनवर्स रिलेशन देखा जाता है कोरस्पॉन्डिंग टू दीज नेट एक्सपोर्ट। लेकिन हम देखें इस नेट एक्सपोर्ट के कोरस्पॉन्डिंग इन फिगर बी,
फिगर बी के अंदर, तो ये हमारा फिगर बी है। देयर हैज बीन ड्रॉन काइंजियन क्लोज शोइंग एडी कर्व, यहाँ पे हमारा एडी कर्व बनता है कोरस्पॉन्डिंग टू NX1 लेवल ऑफ नेट एक्सपोर्ट, जहां पे हम कहीं ना कहीं देखो, अगर आप इसको ध्यान से समझो तो यहाँ पे हम पहले एडी पे थे, एडी हमारा यहाँ पे था, एडी हमारा इंक्रीज कर गया। एडी हमारा इंक्रीज कब हुआ? एडी हमारा इंक्रीज जब हुआ जब नेट एक्सपोर्ट कम हुआ था। मैंने आपको बिल्कुल वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि नेट एक्सपोर्ट के कम, एनएक्स के मतलब सॉरी नेट एक्सपोर्ट कम होने की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, एक्सचेंज रेट कम होने की वजह से, ठीक है, तो वो नेट एक्सपोर्ट नहीं बोला था, एक्सचेंज रेट बोलना था। एक्सचेंज रेट के कम होने की वजह से हमारा एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, हमारा बढ़ जाता है। तो अगर ये एडी जो हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है, अपवर्ड शिफ्ट हुआ है, उसका मेन कारण क्या है? एक्सचेंज रेट का यहाँ पे कम होना, क्योंकि एक्सचेंज रेट के कम होने की वजह से ही हमारा नेट एक्सपोर्ट भी बढ़ता है और एडी भी बढ़ता है, ठीक है, वही चीज यहाँ पे है। तो corresponding to these net export in figure B, there has been drawn a Keynesian cross showing AD curve corresponding to NX1 level, जहां पे हम कहां पहुंच जाते हैं? NX1 लेवल पे पहुंच जाते हैं। NX1 लेवल हम यहाँ पे रीच कर जाते हैं ऑफ नेट एक्सपोर्ट एंड इक्विलिब्रियम आउटपुट एट दिस लेवल Y1, और जो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल है वो हमारा कहां बन जाता है? Y1 के ऊपर, ठीक है। और जब हमारा एग्रीगेट डिमांड चेंज होता है एट द लेवल Y1, ड्रैगिंग E1, E1 हमारा इक्विलिब्रियम बनता है, E1 हमारा कहां गया? E1 पॉइंट, ठीक है, E1 हमारा कहां गया? ये रहा E1, ये रहा पॉइंट E1, ठीक है, तो ये बन जाता है हमारा। अब इसके बाद फ्रॉम फिगर ए Y1 फ्रॉम फिगर बी टू IS डैश इन फिगर सी, और हम यहाँ पे कहां हो जाते हैं? IS कर्व के ऊपर। मतलब अगर मैं पूरे इसको एलाबोरेट करूं, ये तो मैं आपको समझा ही चुका हूं। एडी के बढ़ने का सिंपल सा मतलब ये है कि भाई पक्का जो हमारा एक्सचेंज रेट हो क्या हुआ होगा? कम हुआ होगा, क्योंकि बिना एक्सचेंज रेट कम हुए हम एडी को इंक्रीज नहीं कर सकते। और जो ये IS कर्व है, ये भी हमारा क्या दिखाता है? डिफरेंट आउटपुट लेवल। अगर हम इस IS कर्व को देखें तो स्टार्टिंग में हमारा एक्सचेंज रेट ज्यादा था, अगर मैं इसको यहां तक खींचूं तो हमारा आउटपुट लेवल भी यहाँ पे क्या हो रहा था? कम जनरेट हो रहा था। लेकिन जैसे ही नॉमिनल एक्सचेंज रेट कम हुआ, यानी एक्सचेंज रेट कम हुआ, तो हमारा आउटपुट लेवल भी कहां शिफ्ट हो गया? Y1 से Y2 की तरफ शिफ्ट हो गया। ये हमारा क्या शो कर रहा है? IS कर्व, यानी कि आउटपुट लेवल। अब आगे समझते हैं। नाउ इफ नॉमिनल एक्सचेंज रेट फॉल्स टू E2, ये देखो ये बात यहां पे लिखी हुई है, अगर हमारा नॉमिनल एक्सचेंज रेट यहाँ पे E2 तक गिर जाता है, यानी कि E1 से E2 पे पहुंच जाता है, E1 से E2 पे पहुंच जाता है, तो होता क्या है? देन देयर बी इंक्रीज, कहां पहुंच गया मैं? देयर बीइंग, एक मिनट वेट करना, ठीक है। देयर बीइंग इनवर्स रिलेशन बिटवीन एक्सचेंज रेट एंड नेट एक्सपोर्ट, सॉरी एक लाइन ज्यादा जंप कर गया था मैं, ठीक है। तो देयर बीइंग इनवर्स रिलेशन बिटवीन द एक्सचेंज रेट एंड नेट एक्सपोर्ट, तो यहाँ पे जो है इनवर्स रिलेशन है एक्सचेंज रेट और नेट एक्सपोर्ट के बीच में, इंक्रीज टू NX2। अब इसकी वजह क्या होगा? हमारा NX2 तक हम क्या कर जाएंगे? इंक्रीज यहाँ पे कर जाएंगे, यानी कि हमारा जो नेट एक्सपोर्ट है वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा NX2 तक, जो मैंने अभी बताया आप लोगों को कि हम जो है यहाँ पे NX2 तक चले जाएंगे। अब अगला पॉइंट क्या आता है? विद एन इंक्रीज इन नेट एक्सपोर्ट, अगर हमारा नेट एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो उसको समझते हैं उसका एडी पे क्या रिलेशन है? द एडी कर्व शिफ्ट पैरेलल अपवर्ड्स, तो हमारा एडी कर्व भी क्या हो जाएगा? पैरेलल की तरफ, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि मैंने भी बताया कि जब भी एक्सचेंज रेट कम होता है, आउटपुट का लेवल, एक्सपोर्ट का लेवल NX1 से NX2 होगा, ठीक है, आउटपुट का लेवल Y1 से Y2 होगा, वो एग्रीगेट डिमांड AD से AD डैश यानी कि ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। वेयर द न्यू इक्विलिब्रियम आउटपुट also increase to Y2, जहां पे हमारा नया आउटपुट जो है वो कहां हो जाएगा? Y1 से Y2 तक शिफ्ट कर जाएगा, ड्रैगिंग द न्यू नॉमिनल एक्सचेंज रेट। क्यों? क्योंकि ये सब क्यों हो रहा है? एक्सचेंज रेट में चेंज होने की वजह से। एंड कोरस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, और ये क्या हमारा यहाँ पे आउटपुट लेवल भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। एट विच गुड्स मार्केट इज इक्विलिब्रियम देयर इज अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ IS, तो हमारा एक नया कॉम्बिनेशन बनेगा IS का, joining to there is a downward sloping IS कर्व, और ये हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग IS कर्व है। इसका भी मेन रीजन वही है कि हमेशा इनवर्स रिलेशन देखने को मिलता है एग्रीगेट डिमांड के बीच में और नेट एक्सपोर्ट के बीच में, ठीक है, सॉरी एग्रीगेट डिमांड के बीच में और एक्सचेंज रेट के बीच में, और नेट एक्सपोर्ट के बीच में और एक्सचेंज रेट के बीच में, यानी कि एक्सचेंज रेट दोनों से ही अपना नेगेटिव रिलेशन बना के रखता है, नेट एक्सपोर्ट के साथ भी और एग्रीगेट डिमांड के साथ भी। अगर नेट एक्सपोर्ट कम हो रहा है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे, अगर नेट एक्सपोर्ट कम हो चुका है इसका मतलब एक्सचेंज रेट क्या होगा? बढ़ गया होगा, तो एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो जाएगी? यहाँ पे कम हो जाएगी। और अगर हमारा एक्सचेंज रेट बढ़ चुका है तो नेट एक्सपोर्ट यहाँ पे कम हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। और अगर एक्सचेंज रेट बढ़ चुका है तो नेट एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा? हमारा कम हो जाएगा और एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी। इस तरीके से काम करता है।
अब आगे समझते हैं इसे, ठीक है। तो ज्वाइनिंग टू देयर डाउनवर्ड स्लोपिंग आईएस कर्व शोइंग इनवर्स रिलेशन बिटवीन नॉमिनल एक्सचेंज रेट एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। और ये चीज ये शो करता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे पास क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग आईएस कर्व शोइंग दैट इनवर्स रिलेशन बिटवीन नॉमिनल एक्सचेंज रेट एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। यहाँ पे हमारा क्या है, नेगेटिव रिलेशन है किसके बीच में, इनवर्स रिलेशन है नॉमिनल एक्सचेंज रेट के बीच में और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट के बीच में, जो हमने बिल्कुल वीडियो की स्टार्टिंग में बात कर ली थी। ये चीज तो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में समझा दिया था, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट एक्सचेंज रेट के नाम से, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ना बोलने में दिक्कत हो रही है। अब आगे समझते हैं आईएस कर्व, और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी क्वेरी रह गई हो तो ठीक है, तो स्टार्टिंग वाली जो बात है वो बिल्कुल सही बोली थी मैंने, ठीक है। और बीच में मैंने अगर थोड़ा बहुत चेंज भी मैंने बाद में चेंज कर भी लिया था अपने आप को, अगर बीच में गलती हुई भी थी तो। अब आगे समझते हैं आईएस कर्व को। तो इट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ नॉमिनल एक्सचेंज रेट। अब समझते हैं आईएस कर्व होता क्या है, आईएस कर्व दिखाता क्या है। ये सिर्फ अलग अलग कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करता है। बात है कॉम्बिनेशंस, तो किसके कॉम्बिनेशंस, तो इट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ नॉमिनल एक्सचेंज रेट। तो ये दिखाता है कॉम्बिनेशन अलग एक्सचेंज रेट के विद इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट का आउटपुट से क्या रिलेशन है। वही चीज तुमने यहाँ पे देखी कि जब एक्सचेंज रेट ज्यादा था आउटपुट का लेवल कम जनरेट हो रहा था, जब एक्सचेंज रेट कम हुआ आउटपुट लेवल ज्यादा जनरेट होने लग गया। तो वही चीज यहाँ पे है। तो इट शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ नॉमिनल एक्सचेंज रेट एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट वेयर द गुड्स मार्केट इन अ स्मॉल ओपन इकोनॉमी। कहां पे गुड्स मार्केट के बारे में बात कर रही है, वो भी स्मॉल ओपन इकोनॉमी के, इज इन इक्विलिब्रियम। कहां पे होना चाहिए, इक्विलिब्रियम के अंदर होना चाहिए। इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, और ये क्या है, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। एज इट शोज देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन द एक्सचेंज रेट एंड इनकम लेवल। और यहाँ पे ये भी शो करता है कि इनवर्स रिलेशन होता है एक्सचेंज रेट में और इनकम के लेवल में। अगर एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो इनकम का लेवल कम हो जाएगा, और अगर एक्सचेंज रेट कम होगा तो इनकम का लेवल भी बढ़ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर सकता हूं फाइनली, ठीक है, कि भाई क्या चीज है यहाँ पे, अगर एक्सचेंज रेट कम हो रहा है तो सबसे पहली चीज जो कम होगी वो होगी, सॉरी, एक्सचेंज रेट अगर कम हो रहा है तो सबसे पहले कोई चीज बढ़ेगी तो बढ़ेगा नेट एक्सपोर्ट, क्योंकि एक्सचेंज रेट कम हो रहा है यानी कि लोगों को जो है हमारे गुड्स यानी कि हमारे डोमेस्टिक गुड्स सस्ते लग रहे हैं, और जब सस्ते रहेंगे तो वो एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे हम, यानी कि हमारे गुड्स की डिमांड ज्यादा करेंगे, तो नेट एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा भाई, तभी तुम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और अगर हम ज्यादा गुड्स यहाँ पे डोनेट कर पा रहे हैं सोसाइटी के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हमारा इनकम का लेवल ही बढ़ेगा। तो फाइनल बात ये आती है कि एक्सपोर्ट के कम होने से नेट एक्सपोर्ट भी बढ़ता है, ठीक है, मतलब एक्सचेंज रेट कम होने से नेट एक्सपोर्ट भी बढ़ता है, एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ता है और इनकम भी बढ़ती है। लेकिन अब चलते थोड़ा सा इसका उल्टा। उल्टा क्या, कि अगर एक्सचेंज रेट हमारा बढ़ेगा तो एक्सचेंज रेट के बढ़ने से नेट एक्सपोर्ट कम होगा। क्यों, क्योंकि लोगों को हमारी चीजें क्या रहेंगी, महंगी, और महंगी लेगी तो डिमांड नहीं करेंगे, तो नेट एक्सपोर्ट कम होगा, एग्रीगेट डिमांड भी कम होगा क्योंकि चीजें महंगी लग रही हैं। और जब वो डिमांड ही नहीं करेंगे तो भाई हमारे प्रोड्यूसर्स की इनकम की लेवल भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे गिर जाएगी, कम हो जाएगी। तो बस हमने वही डिस्कस किया आज की कंप्लीट वीडियो के अंदर। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर जहां पे हम समझेंगे कि डिफरेंट पॉलिसीज का, चाहे वो हमारी फिजिकल पॉलिसी हो एक्सपेंशनरी, चाहे वो हमारी हो कॉन्टेक्शनरी, उसका हमारी इकोनॉमी पे किस प्रकार का इंपैक्ट पड़ता है, चाहे वो ओपन इकोनॉमी चाहे वो क्लोज्ड इकोनॉमी हो। यानी कि अगली वीडियो लास्ट वीडियो होने वाली है इस चैप्टर की। फिर हम करेंगे नया चैप्टर शुरू, यानी कि एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं ड्राइंग बोर्ड के सामने से, और जिन बच्चों को नोट्स चाहिए वो इस नंबर पर जाके नोट्स भी ले सकते हैं। अब जिसको उतारना है, जो उतारना उतार लो।